बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को तो वैसे छुट्टी है, बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के जो है अभी कुछ जगहों पे पेपर भी हो रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है अपने वीकेंड को प्लान ज़रूर कीजिए, लेकिन गर्मी की शिद्दत क्योंकि बहुत ज़्यादा शहर में है तो कोशिश ये कीजिए कि दिन के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। इसके अलावा जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर रात को भी आप कहीं निकल रहे हैं, कुछ ट्रैफिक के हवाले से ख़बरें भी हैं, तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को भी आपने देखना है। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी हम विश करने जाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं हम आज के टॉप स्टोरी से। पहली खबर, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब लाहौर की सड़कों पर फिटनेस सर्टिफिकेट वाली मोटरसाइकिलें ही चलेंगी। वज़ीर आज़म का ऐलान, धरा रह गया, पेट्रोल 15 के बजाय 4.74 रुपए सस्ता। नून लीग का पेरिस लाहौर की कारकर्दगी में पीछे, स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। और ईद कुर्बान की आमद है, शहर में 9 आरजी मवेशी मंडियां कायम होंगी। ले जी, ईद की एक्साइटमेंट तो नजर आना शुरू हो गई है। इन मवेशी मंडियों के अलावा क्योंकि जगह जगह भी लोग जानवर लेके खड़े, तो हम बात करेंगे, थोड़ा सा भी इसका इंतजार कर ले, लेकिन ईद की एक्साइटमेंट बच्चों ने जो है वो खूब करना शुरू कर दी है। पहली खबर की तरफ आएंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अली, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अभी मैंने रिक्वेस्ट भी ये की, क्योंकि बीइंग अ ड्राइवर जब आप दफ्तर आते हैं, दफ्तर जाते हैं, बड़ी चीज़ें आप देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, लोगों के रवैये भी देखते हैं। मुझे लगता है कि सब्र नाम की चीज़ किसी में नहीं है। अदम बर्दाश्त जो है ना, वो सबसे ज़्यादा हमें रोड पे ही नज़र आती है। सो खबर ये है, कह रही है कि सड़कों पर फिटनेस सर्टिफिकेट वाली मोटरसाइकिलें ही चलेंगी। ये मुमकिन नहीं है, यहाँ पर रिवाज ही कुछ और है। खैर, इसकी तरफ आते हैं। पहले मैं आगाज़ में मैंने रवैयों की इसलिए बात की कि हमें अपने रवैये सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है, फिर ये तमाम चीज़ें किसी काम आएंगी। जी अली। देखिए, जहाँ तक बात आपने रवैयों की ना, रवैया आपका उस वक्त बेहतर हो सकता है जब आपके मुआशी हालात ठीक हो, आपकी जेब में पैसा नहीं होता, आप पता नहीं किन किन टेंशनों के ऊपर आप अब मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हो, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हो, आप सिग्नल पे खड़े हो, वेट कर रहे हो। हर बंदे के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ उसकी परेशानियाँ, उसके घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज़, और जहाँ पे वो काम करता है वहाँ के मसाइल वो चल रहे होते हैं उसके अंदर। आपके तो ऊपर अपनी वर्क प्लेस का भी प्रेशर है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियों टाइड अप हो चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो लिहाजा इस मौके पर आप बिल्कुल, आपको एक सब्र का पैमाना जो है वो आपने खुद उसको आपने फाइंड आउट करना है कि हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर। वो क्या है, उसकी वजह क्या है कि आपके डोमेस्टिक इश्यूज़, आपके घरेलू मसाइल, आपके मुआशी हालात, इस वजूहात के ऊपर। अब आते हैं ख़बर के ऊपर। ख़बर ये है कि मोटरसाइकिल सवार जो है, यानी कि अब एक गरीब की महंगी जो सस्ती सवारी है, उसके ऊपर भी फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लगाने की तैयारियाँ की जा रही है। इस पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई, तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनाब, इनको आप जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसके तहत आप इसको रजीम में लेकर आए। मुझे बताएं, यहाँ तो बेतहाशा गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखें, गाड़ियाँ हैं। स्मॉग में सबसे बड़ा आपका इशू ये रहता है, किसी ने कभी चेक ही नहीं किया। मुझे तो कभी रोक के किसी ने इनका फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाया। गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो अपडेटेड गाड़ियाँ हैं, वो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ नहीं हैं। अभी भी सड़कों के ऊपर पुराने मॉडल की गाड़ियाँ चल रही हैं। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, अब शहर में इतनी जो वैगन्स वगैरह चलती हैं, ये सवारी प्रोवाइड करती है। आपने कभी उनकी हालत देखी? आप कभी अंदरूने लाहौर की तरफ जाएं, वहाँ पे आप मैं अभी पिछले दिनों एक स्कूल की कॉलेज की बस देख रहा था, उसका पीछे शीशा टूटा हुआ है, साइडों के शीशे टूटे हुए। मैं सोच रहा था कि कॉलेज के स्टूडेंट इस बस पे बैठते हैं तो वो कैसे उसको अलाउ कर रहे हैं कि ये रोड के ऊपर आ जाए। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो फिटनेस सर्टिफिकेट है भी ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी अगर फिट है, आपकी मोटरसाइकिल फिट है, तो वो रोड के ऊपर आए। लेकिन जहाँ तक बात, अगर आप ये बहाना बनाते हैं कि स्मोक के तदारुक के लिए,
भाई पहले पता तो कर लो स्मोक आ कहाँ से रही है। क्या स्मोक की वजह से ये गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिलें हैं? इक़दाम करने तो स्मोक के तदारुक के लिए आप मॉनिटरिंग अपने सिस्टम जो है वो बेहतर करें, ऐसी मशीनें नस्ब करें ताकि आप अपनी एयर क्वालिटी जो है उसको बेहतर कर सकें। आप आ जाके वही गाड़ियों की फिटनेस जी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो आप अपनी उसकी अपग्रेडेशन जो है वो करें, ब्रिक क्लीन करें, भी ठीक है वो भी करें, लेकिन उसके मुतबादिल आपको कोई हल तो निकालना है। ये तो नहीं कि अब एक सवारी जो है वो गरीब आदमी मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उसको अब सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट का तरीका क्या होगा? अब ये कहा गया है कि जितने भी वर्कशॉप्स हैं इनके ये सहूलत दी जाएगी कि वो एक अपना फिटनेस सर्टिफिकेट मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर जो है वो लगा देंगे। पहले तो हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि ये हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट के इंस्पेक्शन के सेंटर्स हैं, यहाँ पे पहले गाड़ी चेक होगी, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप मोटरसाइकिल वर्कशॉप के ऊपर जाएंगे, उनको गवर्नमेंट जो है वो एक अपनी फैसिलिटी देगी कि वो एक मोटरसाइकिल को चेक करने के बाद ये ऑनेस्टली जो आप पूरा क्राइटेरिया बता रहे हैं ये मुश्किल टास्क है। देखिए 5 से 6 वर्कशॉप वालों की अलहदा से चांदी हो जानी है। चांदी देखिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब फिटनेस सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा उसको कोई भी खड़ा करके ट्रैफिक वार्डन भी चलान कर सकता है, ट्रांसपोर्ट की जो पुलिस है वो चलान कर सकती है कि आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। पहले असल में हुकूमत को चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना चेक करे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें देखेंगे वहाँ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बेचारे गरीब लोग होते हैं, जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो कारों वालों को या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पुलिस वाले नहीं रोक रहे होते, 2 सिपाही होते हैं मोटरसाइकिलों पर, वो नाका लगा कर खड़े होते हैं और मोटरसाइकिल वालों से दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, दिहाड़ी मोटरसाइकिल वालों को रोक रहे होते हैं, मोटरसाइकिल वालों से दिहाड़ी। अब मोटरसाइकिल इस वक्त जो है ना हमारे मुआशरे में इस वक्त गरीब की सवारी रह गई है मोटरसाइकिल। असल लोगों के तो पास तो कारें चली गई के लिए भी वो लेना बहुत मुश्किल है और उसके लिए आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देकर इसके लिए तो पुलिस का और जो दूसरे जो अदारे हैं उनका एक इनसे पैसे कमाने का जरिया आपने बना दिया है। इस तरह पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करें, फिर कारों को चेक करें, फिर मोटरसाइकिलों की तरफ आए। आप गरीब की सवारी पर जो लगा रहे हैं टैक्स, उस पर ये तो गलत बात है आपको बता रही है। बसेस के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। ये देखें बसें देखें, आपके शहर लाहौर शहर में कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर बस एंटर नहीं हो सकती। ये पिछले साल की बात है, ये बुज़दार गवर्नमेंट के दौर में ये इस पर इम्प्लीमेंट हो गया था कि कोई भी लाहौर के अंदर बस अगर एंटर होती है तो वो व्हीकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसके बगैर एंटर नहीं हो सकती ठोकर न्याज़ बेग से। तो लिहाजा उनको अपना डिस्प्ले करना होता है फिटनेस सर्टिफिकेट। इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन कई जगह पे कोताही भी हो रही है, किसी के पास नहीं है। फिर भी आपकी रोड्स के ऊपर आपकी अनफिट गाड़ियाँ वो कर रही होती हैं सफ़र। फिर इन्होंने प्लान बनाया कि जो 10 साल पुरानी गाड़ी होगी उसको रोड पर नहीं आने दिया जाएगा। भी ठीक है, ये प्लान बनाए आप, लेकिन स्मोक का हल ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज पर नहीं, आपको इसके लिए ओवरऑल धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बर वक्त कार्रवाई करनी होगी। आपको फिर क्या नाम है दीगर अवामिर भी देखने होंगे। भट्टों पर काम जो हो रहा है, हमेशा ये सुनते हैं जिग-जैग पर मुंतकिल कर दिया, जिग-जैग पर, लेकिन स्टिल वो भी रहता है। खैर ये ओवरऑल आपको पूरा साल देखना होगा। हम जब स्मॉग आ जाती है सर पे तब इसके लिए देखते हैं। अगर रह गई मोटरसाइकिलों की बात, गाड़ियों की बात, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी अपनी भी होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी रोड यूज़र हैं इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। माहौल साफ़ रहेगा तो हम तमाम लोग ही बीमारियों से दूर रहेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान कुछ किया गया था, पेट्रोल 15 रुपये के बजाय 4 रुपये कह लें सस्ता किया गया है। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, ये पेट्रोल जो है 15 रुपए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, लेकिन 4 आपको उम्मीद थी कि 15 रुपए सस्ता होने जा रहा है? अपनी उम्मीद के बारे में बताएं। आपको उम्मीद थी होनी चाहिए थी, लेकिन चलो मैं कहता हूँ कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो ये कुछ ना कुछ तो मिला रिलीफ। 4 पे 74 पैसे रिलीफ मिला। आप तो 4 रुपए पे राजी हो गए। अब अगली दफा जो है हम उम्मीद करेंगे कि बाकी जो पैसे रह गए वो अगली दफा बात यहाँ पे ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है कि 15 रुपए लीटर कम कर दें। मैं वही तो कह रही हूँ, आप 4 रुपए वज़ारत पेट्रोलियम और खजाना ने 4 रुपए लीटर कम किया है। 4 पे नाकामी है। इसमें नाकामी किसकी है? मैं कह रही हूँ 10 रुपए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। प्राइम मिनिस्टर के अहकामात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। आपकी प्रेस रिलीज आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आप 15 रुपए लीटर जो है वो कम कर दो, और हम डिस्कस करने के यार शुक्र है 15 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया, और ये 15 रुपए लीटर का एक अच्छा रिलीफ है। पहले को लोगों को इंतजार था कि भाई ऐलान ये एक अच्छा रिलीफ है। और उसके बाद पेट्रोल पंप पे जब गए उन्होंने कहा जी 4 रुपए लीटर सस्ता हुआ,
फिर इस पे सवालिया निशान उठता है कि कौन है वहाँ पे बैठा जिसने इनकी बात नहीं मानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए कि पहले आपने आवाम को कहा है, आपने एक प्रेस रिलीज जारी करवा के कहा कि हम 15 रुपये लीटर सस्ती कर रहे हैं, आपने आवाम के अंदर उनके जज्बात के साथ आपने खेला है, ये गलत बात है। अगर आप इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, और ये कोई रिलीफ नहीं है, 4 रुपये खोकर साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, ये 4 रुपये का रिलीफ आपसे बिजली के मद में लिया जाएगा। आले ने तो जना बिजली के बिल आपको लग पता जाना जब, और बिजली भी है ना, और बिजली भी अब ये एक नया शोशा इन्होंने छोड़ा हुआ है कि जहाँ पे बिजली चोरी है वहाँ पे लोड शेडिंग कर दे। को खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो यार, मतलब ये कोई तरीका कार है। अगर बिजली की लोड शेडिंग है तो साथ बिजली भी पूरी नहीं आ रही, ऐसे ही है। आप रात को घर जाते हो तो बिजली के वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं। अभी तो ना गर्मी शुरू हुई है, अभी आई नहीं गर्मी, गर्मी तो अभी आनी है आगे। जून आगे आ गया, जून आ रहा आगे, और जून के बाद फिर जुलाई है। जून और जुलाई 2 महीनों में गर्मी अभी आनी है। अभी तो शुरू हुई है और शुरू में लोगों के कड़ाके निकल गए। अभी ये सूरत हाल है कि कड़ाके निकलेंगे जब बिजली के बिल आएंगे। बिजली भी बंद है। ये अगर आप बात करिए ना, ये 4 रुपए का रिलीफ, ये 4 रुपए का रिलीफ बहुत ज्यादा महंगी है। इस रिलीफ के बदले में आपसे 100 रुपए इजाफी वसूल करेंगे बिजली की मदद। इसी के बगैर बैठा नहीं जाता, मसला ये है। और बिजली इतनी महंगी हो गई है अब, और पेट्रोल सिर्फ 4 रुपए सस्ता। ये तो गवर्नमेंट ने ज्यादती की है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी आप पहले कह रहे थे चलो मैं कहता हूँ चलो कुछ तो है, चलो 4 रुपए भी हो, ना होने से तो बेहतर है ना। फिर शहबाज शरीफ इनके दोस्त है, बड़ा पॉइंट बताया खोकर साहब उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। खुदा का खौफ खा लें, ये दोस्तियां ना निभाएं, आपको फर्क खोकर साहब बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है कि 15 रुपए लीटर कम करें, तो क्यों नहीं कम किया उन्होंने? मेरा सवाल ये है। और दूसरा, अली लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं। हम लोग बाहर खाना खा रहे थे, मैंने सबको बताया कि पेट्रोल 15 रुपए कम हो रहा है, सारे हैरान हो गए कि यार 15 रुपए कम हो रहा है, बड़ी बात है। पेट्रोल पंप पे आए तो पता चला 4 रुपए कम। ये तो वो क्या कहते हैं, वो मोई मोई हो गया हमारे साथ तो। ऐसे ये और पता क्या, लोग इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो पहली को और 15 तारीख को इंतजार कर रहे होते कि अच्छा जी पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हम पेट्रोल जो है वो डलवाएंगे। लेकिन अगर आपके वजीर आजम ये ऐलान कर रहे हैं कि पेट्रोल 15 रिलीफ उस दिन होगा जिस दिन डायरेक्ट जो है वो 100 रुपए लीटर कमी होगी। अली ये फिर पता चलेगा कि भाई अवाम, ये तो आपने बहुत बड़ी ख्वाहिश का रिलीफ का आपको कितना ख्याल है। बिल्कुल उस दिन पता चलेगा। 50 कम करें आप, 100 रुपए लीटर कम करेंगे, फिर हम तस्लीम करेंगे आपने आवाम को रिलीफ दिया। अब ये नहीं है कि 4 रुपए 15 रुपए लीटर एक साइड पे कम करके आप बिजली की मद में आप उनसे 60-70 रुपए का एक यूनिट उनको जो है वो फरोख्त करें, ये नामुमकिन नहीं है। एक बात तो कंफर्म है, अगर करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। हमने आना है जी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है जी नून लीग का पेरिस लाहौर कारकर्दगी में सबसे पीछे, स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। अली आपकी तरफ आऊंगी मैं। कैसा महसूस हुआ आपको? आप एक तरफ लाहौर को देखें, लाहौर के लामहदूद उसके वसाइल देखें, और उसके बाद लाहौर की कारकर्दगी देखें। लाहौर टॉप 10 में नहीं है। अब मरीम नवाज ने एक टास्क दिया था कि आप डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक उनका KPI जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उसके ऊपर आप इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो तैयार करें। ये उनके 9-10 इनिशिएटिव है जो कि वज़ीर आला ने कहा कि ये मेरे टास्क हैं, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, और रिपोर्ट जो है वो बनाएगा, सर्वे करेगा अर्बन यूनिट और स्पेशल ब्रांच कि मेरे इन अहकामात पर कौन सा ज़िला सबसे आगे है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए। अब वो इनिशिएटिव क्या थे? इनिशिएटिव क्या थे? रोटी सस्ती का, प्राइस कंट्रोल का, सफाई सुथराई का, और उसके बाद स्टे डॉग्स के खिलाफ जो कैंपेन थी उसके ऊपर, और इसके अलावा जो आपके ढक्कन है, गटरों के ढक्कन खुले होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने कैंपेन शुरू की कि इसको आपने कवर करना है, और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी इनिशिएटिव थे उनके। अब इस पर जो रिपोर्ट पेश की गई वज़ीर आला पंजाब को, उसमें बताया गया कि जी सबसे पहले तो नारोवाल जो है वो सबसे आगे है, हाफिजाबाद दूसरे नंबर पे है, ननकाना साहब तीसरे नंबर पे है, रावलपिंडी है, मरी है, लाहौर का नाम ही नहीं है, लाहौर 38वें नंबर पर आ रहा है। अब सवालिया निशान उठता है लाहौर की इंतज़ामिया के ऊपर। पंजाब का दारुल खिलाफा है ये, सबसे ज़्यादा बजट इस शहर को दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा हैवी टीम इस शहर में मौजूद है, सबसे ज़्यादा साजिशें यहाँ के मौजूदा अफसरान के पास हैं, इनके पास प्रोटोकॉल है, इनके पास AC वाली गाड़ियाँ हैं, इतने बड़े घर हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं इनके पास, उसके बावजूद ये इन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम क्यों है? मैं तो समझ रहा था कि मरीम नवाज इस रिपोर्ट के बाद इन अफसरान को फ़र्क करेगी कि ये आपकी कारकर्दगी है। जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, IG पंजाब बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बैठा हुआ है, वज़ीर आला पंजाब का शहर है, आप उस शहर के अंदर आप लोगों तक ये उनके जो इनिशिएटिव है उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मैं तो ये इंतजार कर रहा था कि वज़ीर आला पंजाब इन अफसरान को फ़र्क करेगी, लेकिन उन्होंने फ़र्क नहीं किया। लेकिन दूसरी खबर में पता चला कि उन्होंने अब टास्क दे दिया कि अब दोबारा जो परफॉर्मेंस होगी
वो इस बेस पर होगी, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसकी प्रमोशन जो है वो यानी एक मौका देती है। मौका दे दिया। वो क्यों मौका दिया? अना खुद सोचो कि यहाँ पे कितने वसाइल हैं। डीसी चलती है तो उसके साथ 2-3 गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे ही है, चलती है कि नहीं चलती? बिल्कुल चलती है। जब आपके पास लामहदूद आपके पास वसाइल हों, यहाँ उसके बावजूद आपकी कारकर्दगी, तो आप अफसर हैं, आपको दफ्तर बैठने के लिए तो थोड़ी ना रखा हुआ, या टिकटॉक बनाने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ, या आप सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी रील्स बनाने के लिए कि जनाब मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये जा रहा हूँ, बस लोगों को दिखाने के लिए। भाई अमलन कुछ करके दिखाएं। रात को 10 बजे के बाद लाहौर की सड़कों के ऊपर जो रेडियाँ हैं ना, रेडियाँ वाले, ये आधा रोड ब्लॉक करके बैठे होते हैं। भाई कौन किसकी इजाजत से आते हैं? कोई ना कोई उस मुतलका इलाके का एसी जो है वो पैसे लेकर उनसे बैठा हुआ है ना, वो ऐसे थोड़ी ना सड़क पे आ जाते हैं। अभी आप ये कह रहे हैं ये फ्रूट्स वाली ये इनकी गुड गवर्नेंस है, ये इनकी गुड गवर्नेंस है कि लाहौर का 150-200 अरब रुपए से ज्यादा का बजट ये खाते हैं लोग। उसके बावजूद आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप कोई भी उनका वज़ीर आला का जो इनिशिएटिव है उस पर अमल दरामद कराने में निकाल। मैं तो वज़ीर आला पंजाब को कसूरवार ठहराता हूं कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया इनके खिलाफ। बिल्कुल कि भाई ये आपकी कारकर्दगी नंबर है, तमाम 38वां नंबर पर 40 इजला, 40 इजला में आपका 2 तलागंग, एक और मुजफ्फरगढ़ था, डीजी खान था, ये उनसे पीछे है बस लाहौर से। मतलब इतनी गुजरी कदरी बात कि मरी भी इनसे आगे। वही मैं कह रही हूँ, कहने को यहाँ पर तमाम वसाइल हैं, तमाम सहूलियात हैं, दूसरे शहरों से तमाम लोग फैसिलिटीज के लिए लाहौर का रुख करते हैं, तो लाहौर का ये हाल है। दूसरा ये आना, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर वज़ीर आला अपनी रेट लाहौर में ही कायम नहीं कर सके, लाहौर में जो आटे की कीमत कम नहीं कर सके, रोटी की कीमत पर अमल दरामद नहीं करा सके, या तरक्याती काम जो है वो बरवक्त नहीं हो सके, या महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके, तो लाहौर में अगर वो डीसी जो है ना वो लाहौर में वज़ीर आला अमल दरामद नहीं करा सके, तो राजरपुर, डीजी खां, बखर, मियाँ वाली, उसका क्या हाल होगा? वहां तो फिर अल्लाह के हफ़्ज़ पर अवाम होगी। मैं अगर लाहौर में ये हाल है तो बिल्कुल ऐसे ही है। इनको चाहिए कि भाई अपनी टीम, इनके पास जितनी खोखर साहब मौजूद है ना, उनकी टीम को मुतहर्रिक करे। इनकी टीमें तो सारी लगी हुई है पैसा वसूल करने में, और हर चीज इनके पास मौजूद है, सिर्फ पैसा। ये काम वहीं पे करेंगे जहां पे इनको पैसा मिलेगा। अच्छा, यहाँ एसी साहिबान भी हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, मतलब आपके हर पास चीज इनके पास वाफर है। आप बाहर के जिला में जाएं, वहां के एसीज के पास गाड़ियां देखें, वहां के अमले के पास गाड़ियां देखें। मैं तो सलाम पेश करता हूँ जो ये टॉप 10 पे आए हैं, कि उनके पास पता नहीं क्या उनके वसाइल होंगे। उनके पास बेहतरीन गाड़ियां नहीं है, उनके पास पेट्रोल इतना नहीं होता जितनी आसाइशें इन लोगों को दी हुई है। एक और चीज चलें ये देख लेते हैं कि इंतजामिया पे शायद ना बर्डन ज्यादा है, शहर बड़ा है ना। इस बात का बर्डन मैं चलें, आप इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, कोई ओहदे छोड़ दें। फिर कोई एक काम बता दे कि बड़े अच्छे तरीके से शहर में चल रहा है, तजावुजात इनसे नहीं संभाली जा रही, प्राइस कंट्रोल का काम ये नहीं कर पा रहे, मिलावट माफिया को ये नहीं रोक पा रहे, जखीरा अंदोजों को ये नहीं रोक पा रहे, कंट्रोल ये नहीं हो रही, क्राइम के बुरे हाल हैं, गलियों मोहल्लों के मसाइल, गटरों के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट। मतलब कोई एक चीज तो बता दे कि अच्छा काम वहां पे बेहतर होता है जहां पे वज़ीर आला पंजाब रहती हैं, जहां पे बड़े बड़े अफसरान रहते हैं, जजेस रहते हैं, जिन रूट से उन लोगों ने गुजरना होता है, पता है कि हम इनके लिए मुकर्रर हैं, जिन रूट से उन लोगों ने गुजरना होता है वो रूट्स आपको साफ सुथरे नजर आएंगे, वहां पर मसाइल नजर नहीं आएंगे। आप मॉडल टाउन से वज़ीर आज़म का घर है, आप उस रोड से गुजरेंगे, आपको रोड पे वहाँ कोई मसाइल नज़र नहीं आएंगे। आपको DHA है क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पे मसाइल आपको नज़र नहीं आएंगे। ये मसाइल वहाँ पे नज़र आएंगे जहाँ पे गरीब आवाम रहती है, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पे किसी ने जाना नहीं है, किसी बड़े लोग ने बंदे ने जाना नहीं है, वहाँ पे गरीब आदमी ने जाना है, वो इलाके इनको नज़र नहीं आते। ये वजह है। और दूसरी वजह, कागज़ी कार्रवाई में ये सबसे आगे होते हैं। कागज़ी कार्रवाई में कि हमने ये चीज़ें कर दी हैं। तब स्पेशल ब्रांड ने, अर्बन यूरो ने सब कुछ खोल के रख दिया कि भाई ये आपकी परफॉर्मेंस है। 100 मार्क्स का इन्होंने प्लान बनाया था, 100 मार्क्स में 64.3 समथिंग इन्होंने मार्क्स जो हैं वो लाहौर ने लिए हैं। तो खुदा का खौफ कर लो, पंजाब का दारुल खिलाफा है, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, खूबसूरती के लिहाज से इसको जाना जाता है, बागों का शहर कहा जाता है। था कर लें। खूबसूरती में अब भी लाहौर की डेवलपमेंट को देखा जाए तो लोग अब भी कहते हैं कि लाहौर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है। भाई डेवलपमेंट के साथ साथ आप अपनी जो रिट है रियासत की वो क्यों नहीं कायम कर पा रहे? तजावुजात के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? कौन है उसके पीछे माफिया? कोई सियासतदान है तो आप उनका नाम लेकर आए, आप वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेंगे कि जनाब ये सियासतदान है, ये हमारे लिए हर्डर बन रहा है, प्लीज रिमूव दिस गाय। तो भाई आप कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं ना। 10 बजे के बाद सड़कों पे निकलो, आपको पता चल जाएगा जगह जगह रेडियां लगी हुई हैं। भाई वो उनको कौन अलाउ करता है कि वो बाहर सड़कों पे आके रोड ब्लॉक करते हैं? इसकी वजह ये है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। मेन
इसकी वजह एक वजह यह है कि लाहौर की जो इंतजामिया है वो सिफारिश की बुनियाद पर लगी हुई है सारी। सिफारशी यहाँ पर होते हैं, लाहौर से बाहर को इससे बेहतर अगर आप ये कह देंगे ना कि पैसे खाने पे लगी है वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर जगह पर ये माफिया सिफारशी जो होते हैं वो पैसे भी तो खाएंगे ना। सिफारशी जब होंगे तो पैसे भी खाएंगे। और कोई जो अफसर है वो राजरपुर, डीजी खां, अटक, जेलम, चकवाल, मियाँ वाली, बूरे वाला व्यारी जाने के लिए तैयार नहीं है। सारे लाहौर में नौकरी करना चाहते हैं और लाहौर में नौकरी के लिए सिफारशें ढूंढते हैं। और सारे सिफारशी पर जब लगे हुए हैं, किसी को भी उठाएंगे तो किसी के पीछे कोई MNA होगा, किसी के पीछे कोई MNA होगा, MP होगा, किसी के पीछे कोई मिनिस्टर होगा, किसी के पीछे को आला ब्यूरोक्रेट होगा। इसलिए जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर मेरिट पर लाहौर में पोस्टें कर दी जाए, जो पटवारी से लेकर जो है कमिश्नर तक मेरिट पर अगर पोस्टें की जाए तो आपको सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और नारोवाल का जिला जो है वहां पर मेरिट पर DC असर रजा लगा है और उसने मेरिट पर काम किया, वहां 13 रुपए की रोटी। अब अली, इस खबर के बाद तो हलचल मच जानी चाहिए इंतजामिया। भाई मैं तो वेट कर रहा था कि मरियम नवाज इन अफसरान को फारिग करेगी कि भाई क्या आप लोग कर रहे हो कि मेरे पंजाब का बड़ा शहर दारुल खिलाफा है, उसके अंदर आप अगर रिट कायम नहीं कर पाए, रिट कायम कर नहीं पाए तो ये तो फिर उनके लिए शर्मनाक बात है। लामहदूद आपके पास वसाइल भी हैं लेकिन आप कुछ वसाइल देखें, इनके ऑफिस जाके देखें आप कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितने अखराजात हो रहे हैं, इनकी गाड़ियों के ऊपर कितने अखराजात हो रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं ये। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ आप सोशल मीडिया पे टिकटॉक रील बनाने के लिए बैठे हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर इन ओहदों पे बैठने पर आप जवाब दे अल्लाह को। लेकिन मीटिंग्स भी होती हैं रोजाना। भाई मीटिंग्स का क्या फायदा, मीटिंग्स का क्या फायदा होती हैं वो मुझे ये बता दें। मीटिंग्स बस होती हैं भी कहाँ से हड़पना है, कहाँ से नहीं है, सिंपल सी बात ये। पता नहीं अगर यही हालात रहे तो फिर जो हम लाहौर की मिसालें कभी दिया करते थे कि शहर हमारा बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर ये है ये। भाई खूबसूरत आना है, सिंपल खूबसूरत है, खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके इश्यूज भी तो खत्म करने हैं। आप गुड गवर्नेंस, हमें अब मसाइल का सामना जो है ना वो गुड गवर्नेंस के ऊपर है। बिल्कुल। अगर मरियम नवाज गुड गवर्नेंस कायम नहीं कर सकती, मेरे लिए मरियम नवाज नाकाम है यहाँ पे। हाँ जी, आपको फिर शहर में तमाम इन इश्यूज की तरफ देखना है, शहरियों को सहूलियात मिलेंगी तो शहर जो है आपका अच्छा नज़र आएगा। जहाँ तक रह गई है बात इंतज़ामिया की कारकर्दगी की, तो वो हमेशा जो है वो यही हालात रहे हैं, इनसे काम करवाना पड़ेगा, अदरवाइज हालात बहुत बुरे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इंतज़ामिया की कारकर्दगी की बात हो रही थी। बेतहाशा वसाइल वाला तमाम मशीनरी यहाँ पर है, तमाम आला अफसरान इस शहर में हैं, लेकिन इस शहर में कारकर्दगी सिफर ही कह दें। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से सिफर कारकर्दगी है। मैं तो ये देखूंगा कि महंगाई देखे, छोटा सा काम है सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करना, आपकी इंतजामिया उसमें बुरी तरह नाकाम है। बिल्कुल। और गोश्त की कीमत देखें, चिकन की कीमत देखें कितनी बढ़ गई है, और ये जो ग्रासरी की कीमत देखें, और मेडिकल स्टोरों की कीमत देखें, कपड़े की कीमत देखें, दवाइयों की कीमत देखें, ये किताबों के अब किताबें खरीदनी है, अब सीजन आ रहा है बच्चों का, आगे किताबें खरीदनी है तो किताबों का कागज़ महंगा हो रहा है और किताबें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ महंगाई हो रही है और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। हुकूमत से कुछ भी नहीं हो रहा है इस वक्त, सिफारशी कल्चर हो रहा है। आपको पता है जितने भी AC लग रहे हैं, जितने तहसीलदार लग रहे हैं, जितने डिप्टी कमिश्नर लग रहे हैं, सारे पिक एंड चूज और सिफारिश की बुनियाद पर लग रहे हैं। एक खास टोला जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने असल में अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उस ग्रुप के में जो अफसरान है उनको लगाया हुआ है। कमिश्नर लाहौर जो है वो चीफ सेक्रेटरी के ग्रुप के थे, उनको कमिश्नर लाहौर लगा दिया गया है। उनसे अभी तक डिवीजन का कमिश्नर का काम नहीं चल रहा। कमिश्नर ने कितने दौरे किए फील्ड के, वो दफ्तर में बैठकर मीटिंगें करता रहता है, बाद दफ्तर में फील्ड में नहीं कमिश्नर आता, जिसकी वजह से देखिए अब उसने कल वो जो मवेशी मंडी के वाले से दफ्तर में बैठकर मीटिंग की है, उसको चाहिए था वहां जाकर मवेशी मंडियों के साइट चेक करता कि कहाँ मवेशी मंडियां लगनी है, लेकिन जो AC है उनको मुतरक करता, वहाँ के लाइफ स्टॉक की टीमों को मुतरक करता, वहाँ कुछ भी नहीं अभी तक हो रहा इस वाले से। और जो DC है वो भी ठंडी कमरों में बैठी रहती है या AC की गाड़ी में बैठकर दौरे करती रहती है, DC से भी कुछ नहीं हो रहा। DC से देखें DC ने क्या किया। अली, माजी में हमने ये मिसाल और ये रिवायत देखी, मंडी पे जब बोली का टाइम होता है तो DC साहिबान उधर जाते थे, रेट जब निकलते थे वहां जाते थे, तो वो सर्दियों का टाइम था, नहीं कोई रेट नजर आती थी ना, इंतजामिया के कोई काम की एक हिरारकी नजर आती थी। यहाँ रेट कब निकल रहे हैं, कौन उनको मॉनिटर कर रहा है, रेट लिस्ट कैसे जा रही है, फिर उस रेट लिस्ट पर अमल किस तरह हो रहा है, हर रोज एक अवाम का मुतालबा होता है, क्योंकि हम बीपर करते हैं, रेट अपनी अवाम को बताते हैं। सो वहां पर कैटेगरीज बना दी गई हैं कि ये है सरकारी रेट की सब्जी,
जो कि इंतहाई सब स्टैंडर्ड है, और ये है जी जो दुकानदार ने रेट लिखा, वो सब्जी देखने से ताल्लुक रखती है। इससे अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कि अगर खुलेआम हम डिफरेंस। इससे अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कि हम अपनी जो अहकामात हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अपनी सरकारी रेट जो है यानी वो आपकी कायम करने में इंतजामिया की सब्जी को तरफ देखने का दिल नहीं कर रहा, नहीं ये दिल आपकी कर रहा, इंतजामिया की कारकर्दगी है। यही तो मसला है, यही तो इस बात पे तो मैं ज़रा हाइपर हुआ था कि भाई आपके पास इतने वसाइल हैं, उसके बावजूद आप क्यों नहीं इस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जब तक आप अपनी रेट कायम नहीं कर सकते, आप कामयाब पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप कामयाब एक पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं। आपको जिस बात के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको पाकिस्तान के इस कानून ने चुना है कि आप एक अहल ऑफिसर हैं कि आप पब्लिक के लिए अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक अनसक्सेसफुल पब्लिक ऑफिसर हैं, पब्लिक सर्वेंट। आबादी बहुत ज्यादा है, संभालना इनके लिए आबादी ज्यादा तो अपनी टीम तो देखे ना, अपनी टीम तो देखे ना। आबादी ज्यादा नहीं है ना, आबादी के मिसाइल की बात नहीं लोग लगे है, हुए, आबादी के मिसाइल की बात नहीं है ना। उनके अंदर विल नहीं है काम करने की, उनके अंदर आवाम की खिदमत करने का जज्बा नहीं है, उनके अंदर सिर्फ ये है कि जो वीआईपी कल्चर है सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है, जो ऊपर से सीएम सेक्रेटरी से डायरेक्शन आती है सारा दिन उन पर अमल करना होता है, बाकी कोई काम नहीं करने होते। अब मैं महकमों में रोजाना जाता हूँ, सिविल सेक्रेटरी में मैं जाता हूँ, मुख्तलिफ महकमों में फिरता हूँ, जो सीएम सेक्रेटरी के जो डायरेक्टिव आए होते हैं, सीएम सेक्रेटरी के जो काम होते हैं उनको इंतजामिया कर रही होती है, पब्लिक के जो इंटरेस्ट के काम होते हैं वो पसे पुष्ट डाले होते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में देखें, जहां वज़ीर आला इंटरेस्ट लेती है या वज़ीर आज़म इंटरेस्ट लेते हैं, उनके काम वो काम में दिलचस्पी ली जाती है, उन अस्पतालों में दिलचस्पी ली जाती है, बाकी अस्पतालों में काम ही नहीं होता, वहाँ लोग रसवा हो रहे होते हैं। अब जना अस्पताल में देखें वहाँ क्या हो रहा है, आपके सामने ये जना अस्पताल की कल वो एक पंजाब असम्बली में एक पेश हुई है, करारदाद में पेश हुई है कि वहाँ पर लोगों को जलील किया जा रहा है, और दूसरे अस्पताल वज़ीर आला जो वो उसकी अस्पताल जो कैंसर अस्पताल जो नया बनाया जा रहा है उसकी उधर तो जो है सारी इंतजामिया की उधर तो जो है कि नया कैंसर का अस्पताल बन रहा है। भाई जो पहले जो अस्पताल बने उनको तो पहले चला लो, उधर हालात बहुत बुरे हैं, उनको तो चला लो। अब लाहौर के जो टीएचक्यू अस्पताल है, जो मियां मीर अस्पताल है, समराबाद अस्पताल है, या जो छोटे छोटे अस्पताल है लाहौर में वो बंद पड़े हुए, वहां पर जो कोई डॉक्टर नहीं जाते, मरीज नहीं जाते, वहां पर आपको बस ना माइनर से इश्यूज की दवाइयां मिल जाती हैं, कोई बड़ा इशू अगर किसी को है आप वहां लेके जाएं तो उनको कहा जाता है जी एक माफिया के थ्रू आप ब्लैकमेल होते हैं। अब प्राइस कंट्रोल के ऊपर बात हो रही थी, अब देखें ये जो सब्जियां कम हुई हैं, अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी मुआशी पॉलिसियों की वजह से कम हुई। और भाई क्या आपकी मुआशी पॉलिसी है? मैंने एक एग्रीकल्चर के ऑफिसर उनसे बात की, मैंने कहा सर ये गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया है कि ये सब्जियों की कीमतें अचानक कम? उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, ये सीज़न ही ऐसा होता है कि मई के महीने में आके हमारे पास कुछ कीमतें जो है वो कम हो जाती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इसमें कोई दखल नहीं है, ये बड़ा फर्क कोई अमल दखल नहीं है उनका। उनके 2 महीने बाद ये देखना प्राइस कहाँ पे ऊपर जाती है, तो लिहाजा वेट करें। आप 2 महीने का क्या इंतजार करें, ये जरा ईद की आमद है, ईद की आमद आप देख लीजिएगा सब्जियों की कीमतें कहाँ जाती है, आपको सब आपके सामने आ जाएगा कि इसमें गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसियाँ ये क्या है। और दूसरी बात है कि हमारे जो महकमे हमने बनाए हुए हैं, इन महकमों का ज़रा बजट उठा के देखें। महकमा इंडस्ट्री का क्या काम है? उनका यही काम है ना कि आप अपनी प्राइस कंट्रोल के ऊपर आप अपनी कार्रवाई यहाँ करें। सब लोग अपना काम करना शुरू कर दे तो बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं अगली खबर की तरफ। वेलकम बैक। ईद कुर्बान की आमद है और 9 आर्जी मवेशी मंडियां कायम होंगी। यहाँ पर इंतजामात इसके लिए किए जा रहे हैं। सहूलियात के हवाले से हमेशा व्यापारी बहुत परेशान रहते हैं। गर्मी शदीद है, बुनियादी ज़रूरत पानी है और इसके लिए हमने देखा हमेशा व्यापारी जो है परेशान होते हैं। 2 मिनट है, एक मिनट का एक कमेंट चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले से इंतजामिया ने कहा बुलंद बहुत दावे भी कर लिए हैं, बंद कमरों में एसी कमरों में बैठकर इजलास भी कर लिया है, लेकिन वहाँ पर होगा क्या? लोगों का इस्तेसाल होगा, लोगों को महंगी मवेशी मिलेंगे, लोगों जब जाएंगे वहाँ जेब कतरे भी बड़े एक्टिव होंगे, वहाँ पर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर लोगों से। खोकर साहब, व्यापारियों के अपने इश्यूज होते हैं, ज़रा उनकी तरफ भी आ जाए। वो भी जो है इतना लंबा टाइम वो अपने जानवर को पालते हैं, फिर यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ के किराए वगैरह, मंडियों में जाना, यहाँ पे उनको जो परेशानी फेस करनी पड़ती है वो अलहदा, और फिर महंगाई के तनासुब से अगर थोड़ा सा उनकी तरफ की भी बात कर लेना, उनकी परेशानी को भी देख लें। लेकिन सारफ की परेशानी भी तो होनी चाहिए, सारफ को भी सस्ती और म्यारी चीज मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इंतजामिया को चाहिए कितने का बकरा चाहते हैं मिलना चाहिए। या तो हुकूमत को चाहिए कि वो गोश्त के हिसाब से रेट मुकर्रर कर दे कि इतना गोश्त है। 1 मिनट रह गया, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, अली की तरफ जाना है। बकरे की कीमत आप क्या कहते होनी चाहिए? 30 से 35 हज़ार तक होनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं। खोकर साहब, आप खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तो हाथ
जाके मार्केट में देखे चारा किस रेट पे मिलता है, और उनको जब पालते हैं 1,20,000 30,000 रुपए का नॉर्मल बकरा मिल रहा है। उनको जब पालते हैं ना, उनको जो पालते हैं जो सही पला हुआ बकरा होता है, आपको देख के भी उसकी खूबसूरती, आपको रश्क आता है कि यार कितना खूबसूरत, उसकी भी मेहनत होती है। और लिहाजा बात है सहूलियात के ऊपर, सहूलियात के ऊपर देखते हैं कि इस दफा क्या सहूलियत देते हैं। अब गर्मी देखें, हीट वेव के ऊपर पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी किया कि जनाब आपको ये सहूलियात आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी मवेशी मंडियों के अंदर। हम जाएंगे, हम देखेंगे क्या सूरत हाल है, सब कुछ बाहर नजर आ जाएगी। पानी की क्या सहूलियत है, इनको नहीं मिलने वाला। चारा बहुत महंगा, हर चीज बहुत महंगी हो चुकी है। मैं वही तो कह रही हूँ कि मतलब अगले का भी ख्याल कर ले। खैर, हमने हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करना, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आप ही की फरमाइश पर आज कुछ बहुत स्पेशल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो इसलिए कि सभी लोग परेशान होते हैं गर्मियों में। अगर आपने किसी इवेंट पे जाना हो, किसी बर्थडे पार्टी पे जाना हो, किसी मंगनी की तकरीब पे जाना हो, या किसी शादी पर जाना हो, तो सभी लोग कहते हैं कि मेकअप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेकअप तो आप कर लेते हैं, सो उस मेकअप को आपने मैनेज किस तरह से करना है। अगर आप डे टाइम कहीं जा रहे हैं, इवन इवनिंग में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब वो मेकअप क्योंकि उस तरह से आप कर नहीं पाते हैं, सो शदीद गर्मी में वो जो आपकी समर लुक होती है, एक तो बहुत ज़्यादा मेकअप लगना भी नहीं चाहिए और आप खुशनुमा भी लगने चाहिए। सो आज बहुत ज़बरदस्त टिप्स, क्योंकि हम सेट पर आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत मेकअप करें, तो आपने कहीं नहीं जाना। हमारे साथ हमारी मेकअप आर्टिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप करने वाली हैं। सो अमारा की तरफ हम जाएंगे और अमारा को वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अमारा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल होता है कि आपने मुझे बुलाया, लाइव मौका दिया, और इंशाल्लाह हम बड़ा ज़बरदस्त अपना मेकअप दिखाने वाले हैं। अच्छा, गर्मियों का मेकअप बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ज़रूरी भी है कि आप अच्छा दिखना चाहते हैं, सो आपने साथ साथ अब मुझे मेकअप करके दिखाना और बताना है कि ये मुश्किल नहीं है। ठीक है। समर्स का जो मेकअप होता है ना, वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप फाउंडेशन का जो यूज़ है ना, वो सबसे कम करें, ठीक है, और स्किन को प्रेप अच्छे तरीके से करें। आईज़ अगर आप अपनी अच्छी बना लेते हैं, प्रोमिनेंट कर लेते हैं आईज़ को, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी इतना ज्यादा आपको मेकअप करना चाहिए। हम देखते हैं कि बेस से स्टार्ट सब लोग करते हैं। आप आईब्रोज सबसे पहले बना रही हैं। सबसे पहले हमने आईब्रोज को करना है, इसको शेप, क्योंकि आपकी आईज अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपका जो मेकअप है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, हमारा आईब्रोज आपने किस शेड से जो है वो थोड़ी इनहेंस करनी है, क्योंकि नॉर्मली इतनी डार्क आईब्रोज लोग कर लेते हैं कि वो अच्छी भी नहीं लग रही होती। आईब्रोज का ये होता है कि हमने जो नीचे से आईब्रो को शेप देनी है, वो हमने प्रॉपर स्टार्ट से देनी है, बिल्कुल आपके आईज वाले एरिया से। लेकिन जो हमने ऊपर कलर लगाना है, वो हमने बिल्कुल स्टार्ट से नहीं करना, वो थोड़ा सा स्पेस दे देना है उसको। क्योंकि स्टार्ट और शेड भी हमने बिल्कुल, अगर हम स्टार्ट से कर देंगे तो बहुत वो शार्प लगेंगे आपके। ओके, सो आईब्रोज सबसे पहले, और उसके बाद थोड़ा सा नीट आप कर रही हैं आईब्रोज। उसको हमने फाउंडेशन लगा के, कंसीलर लगा के क्लीन कर दिया। डन। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि आपके सामने मेकअप आएगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपने अपनी आईज को पहले बना लेते हैं, हम कलर कौन से प्रेफर करती हैं, मुझे आप बताएं। आईज के अब शेड्स कौन से होने चाहिए अगर हम वेदर कंडीशन को देखते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट लुक में जाना चाहिए हमें, लेकिन आईलैशेस का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप आईलैशेस लगा लें, ठीक है, और इसको शेड्स को आप बिल्कुल सॉफ्ट रखें। अच्छा, मर्ज करना भी बहुत मैटर करता है, क्या बहुत मैटर करता है तरीके से अपनी आई शेड्स जो हैं उनको मर्ज करें। अब मैंने क्या किया, इनकी आंखों पे मैंने सॉफ्ट लुक देनी है, तो मैंने ये फिंगर के साथ ही हल्का सा शेड लगा दिया। ठीक है, समर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कर में नहीं मैं इनको लेके जाऊंगी, क्योंकि इनका ड्रेस बहुत ज़्यादा डार्क है। ड्रेस को भी आपने देखना है कि आपका ड्रेस का कलर कैसा है। डन हो गया। लाइनर दो, जेल वाला। अच्छा, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आई मेकअप पहले कर लिया तो बेस प्रॉपर नहीं बन सकेगी, ऐसा वो तो अभी आप देख भी लेंगे जब हमारा दिखाएंगे अपना मेकअप। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने आईज मेकअप पहले किया होगा ना, तो आपकी बेस भी खराब नहीं होती, आप इजीली हाथ वगैरह रख के तो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जितना भी मेकअप आपका डस्ट आउट होता है, आप वाइप्स के साथ उसको क्लीन कर सकते हैं, फेस को क्लीन करके, तो उसके बाद आप कर सकते हैं बड़ा स्मूथ तरीके से। अच्छा, लाइनर आपका कैसा होना चाहिए थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आप बड़ा स्मूथ सा
और वो अच्छा, एक समर में ना आप ये कि जेल लाइनर यूज करें, दूसरा ब्रश तो फातिमा ब्लेंडिंग वाला। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा वो शार्प सा लाइनर आंखों से बाहर निकला हुआ पसंद है, सो आप क्या रिकमेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू आइज? कुछ लोगों की बहुत बड़ी होती है, कुछ लोगों की आइज छोटी होती है, तो कैसे आपको अगर तो आपकी आईज छोटी हैं तो आप विंग वाला लाइनर लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी आईज जो हैं वो लॉन्ग लगें। ठीक हो गया। अदरवाइज आपको आंख के अंदर ही रखना चाहिए मेकअप। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है न्यूड लुक चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, नो मेकअप लुक। अच्छा, इन्होंने लाइनर लगाया और उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। क्लोज करके आयशा आप जरा दिखा दें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा आईज इनकी डन हो गई हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मिस्ट दे 2-3 दिन एक्चुअली मेकअप हो भी रहा है, और वो जो हम चाहते हैं ना कि कम नजर आए, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप ना हो, बिल्कुल वो वाला मेकअप। अच्छा, और मिस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मेकअप जब हम करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से फेस के ऊपर स्किन को प्रेप नहीं करते, ठीक है। जब हम अपनी स्किन को प्रेप नहीं करेंगे तो आपकी फाउंडेशन कभी भी स्टे नहीं करेगी, ठीक है। मेकअप करने से पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से आइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि समर का वेदर है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो आप प्राइमर यूज़ करें, वो आपने प्राइमर इस तरह का यूज़ करना है कि वो सनस्क्रीन उसके अंदर थोड़ी सी ऐड हो। ओके ओके। और दूसरी बात ये, प्राइमर आपने हमेशा स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। हाँ, हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट। हाँ जी, अगर किसी की स्किन पे पोर्स हैं तो आपने पोर्स के अकॉर्डिंग लेना है प्राइमर, ठीक है। और समटाइम हम ये क्या करते हैं, हम 2 टाइप का प्राइमर भी यूज कर लेते हैं। जो पोर्स वाली स्किन होती है वहाँ पे हम पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए प्राइमर यूज कर लेते हैं, ओके। और जिनके पोर्स नहीं होते उनको हम दूसरा सिंपल जो प्राइमर है वो यूज अभी आप ये प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने साथ साथ ही, क्योंकि जब तक लैशेस लगानी है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, नहीं तो मैंने पहले लैशेस ही लगानी थी। आप ऐसे इजी कर सकती हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, ये जो आपने आईज के नीचे लगाया है, इसको लगाना कितना जरूरी है? अगर हम इसको लगाते हैं तो जैसे आपकी आईज के नीचे हल्की फुल्की पफीनेस होती है, ड्राइनेस की लाइंस होती हैं, अच्छा, स्पेशली जिनकी एजिंग स्किन है वो जरूर लगाएं इसको, ठीक है। और जो आईलैशेस हैं वो भी आप आईज के अकॉर्डिंग उसको कट करके लगाएं, ठीक है। कभी भी ये नहीं होता कि जो आपने लैशेस निकाली उसमें से आप सेम उसको यूज कर देंगे, ठीक है। अपनी आईज के अकॉर्डिंग आप उसको कट कर सकते हैं। अब मैंने इनको आईलैशेस भी थोड़ी सी शॉर्ट लगा रही हूँ, बहुत हैवी आईलैशेस नहीं कर रही। आईलैशेस लगाना भी बहुत एक जबरदस्त आर्ट है, हर कोई नहीं लगा सकता। नीचे की तरफ देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। आईलैशेस का ये भी हो जाता है समटाइम, आईलैशेस की ग्लू को थोड़ा सा हमें ड्राई करके लगाना होता है, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो क्या करती हैं, लैशेस ग्लू लगाती हैं और फौरन से उसको अटैच करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी लैशेस ग्लू वेट होती है, ठीक है, और क्लाइंट जो है वो अपनी आईज को मूव करता है लाइट सा, तो वो लैशेस जो है वो उतर जाती हैं। अच्छा, कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग, ट्रेंड तो बहुत है, लेकिन आईलैशेस की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो आप अनकंफर्टेबल भी बिल्कुल ऐसे ही है। और आईलैशेस को कट करके भी लगाना चाहिए। समटाइम लोग क्या करते हैं, आईलैशेस को एज इट इज़ अप्लाई कर लेते हैं, आपकी आंख से बिल्कुल एज से, उसकी जो आंख होती है वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपको लगती भी है। इसलिए आपने अपने क्लाइंट को पूछना भी है। और दूसरी बात ये, आपने आईलैशेस थोड़ी सी आईज ओपन करवा के लगानी है। अपने क्लाइंट से कहना है कि नीचे डाउन देखें और फिर आपने आईलैशेस लगानी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईलैशेस आपको परेशान ना करे, तो ये चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल, उसकी ग्लू को आपने थोड़ा सा ड्राई करना है, देन आपने आईलैशेस को अप्लाई करना है। अच्छा, आपने इसको थोड़ी देर प्रेस भी करके रखा? बिल्कुल, इसको प्रेस भी करना है, स्पेशली स्टार्ट से, क्योंकि इनर कॉर्नर से ही अक्सर जो है वो प्रॉब्लम होती है ब्रश और लैशेस प्रेस। सो आई मेकअप कंप्लीट हो गया हमारा। आई मेकअप हमारा डन हो गया। थोड़ा सा आई मेकअप को अगर एक्सप्लेन कर देंगी कि सबसे पहले आपने क्या किया है? सबसे पहले हमने आईज को कंटूर किया लाइट से, क्योंकि जब हमने आईज पे कंसीलर अप्लाई किया है तो आईज बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। बिल्कुल। हमने ब्रॉन्जर लिया थोड़ा सा, ठीक है, उससे हमने आईज को कंटूर कर दिया। उसके बाद फिंगर के साथ हमने लाइट सा, कोई शाइनी सा, ग्लोई सा, जो बिल्कुल जिसमें स्पार्कल ज्यादा नहीं है, वो शेड हमने अप्लाई किया है।
देन हमने लाइनर अप्लाई किया। अच्छा, लैशेस के बाद अगर आपको कहीं से लगता है कि आपका लाइनर बैलेंस नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा कर सकते हैं। ओके। अच्छा, कुछ लोग बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि ब्रश के अलावा, आपको मैंने देखा आपने तो बड़ा अच्छे तरीके से फिंगर से ये अप्लाई कर लिया है। सो कुछ लोग तो 8-10 ब्रशेस के अलावा मेकअप करते ही नहीं हैं। नहीं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मेरे ख्याल में फिंगर से ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं होता। बिल्कुल। लाइनर इसको ब्लेंडिंग आप मुझे बड़े प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आइस क्लोज में लेंस अगर आपके यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताएं उनका क्या रोल होता है, और वो आप लगा सकते हैं अगर आप डे टाइम में कहीं जा रहे हैं तो लेंस कलर आपका लेंस आप लगा सकते हैं, लेकिन लेंस का कलर जो आपने सिलेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, स्पेशली समर में। वैसे भी जब आपने मेकअप करना है ना तो लेंस का कलर आपको बिल्कुल भी शार्प यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। कंसीलर नहीं जी, मेकअप तो आपका जो है आईज मेकअप concealer। कंप्लीट हो गया, बाकी स्किन के मेकअप की तरफ आने लगे। मिस्ट भी हमने पहले ही कर लिया था। डार्क वाला कंसीलर दो आपको। अब समर में एक्नी भी हो जाती है फेस पे, ठीक है, तो समर में आपको अगर फेशियल करवाएं ना, हमारा अभी मेकअप कर रही हैं, थोड़ा सा ये अपना काम जारी रखेंगी, हमने अभी आपको लेके चलना है जी वेलकम बैक वंस अगेन। सो यहाँ पर जी हमारा मेकअप बहुत ही ज़बरदस्त और कंप्लीट हो चुका है। वो जो आप कहते हैं ना कि समर मेकअप होना चाहिए, एग्जैक्टली हमारा ने वो करके दिखाया। हमारा जल्दी से अब इसको एक्सप्लेन भी कर दें। अच्छा, इसमें ये हमने किया कि सबसे पहले हमने मिस्ट यूज़ किया है ताकि आपकी स्किन जो है समर में फ्रेश रहे, ठीक है। वो भी हमने स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। इनकी स्किन थोड़ी सी मुझे ऑयली लग रही थी, पोरस, आपने देखा अगर लाइट सी एक्नी थी इनके फेस पे। उसके बाद हमने कंसील किया है, प्राइमर के बाद इसको कंसील करके फिर हमने फाउंडेशन यूज़ किया, लेकिन हमने फाउंडेशन का जो यूज़ है वो कम रखा है। ओके, बहुत कम, वाकई बिल्कुल बहुत कम रखा है, क्योंकि जितनी फाउंडेशन ज़्यादा होगी उतनी आपको समर में स्वेटिंग भी होगी और आपकी फाउंडेशन जो है वो स्किप हो जाएगी आपके फेस से जगह जगह से। उसके बाद अगर हमने ग्लॉस का यूज़ भी किया है तो वो भी बहुत लाइट सा, क्योंकि समर में होता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो आपके लिप्स वगैरह हैं वो ड्राई होते हैं, बिल्कुल। तो ग्लॉस भी हमने बिल्कुल लाइट सा लगाया है। अब आप आइस क्लोज करें। अब हम इनके फेस पे फिक्सिंग स्प्रे करेंगे, ठीक है। फिक्सिंग स्प्रे हम एयर ब्रश इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो साथ साथ ही ड्राई हो जाए, नहीं तो फिक्सिंग स्प्रे जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, फिक्सिंग स्प्रे आपका जो फेस होता है जगह जगह पैच आ जाते हैं अक्सर लोगों के, जो बहुत ज़्यादा क्लोज बिगनर्स जो होती हैं ना बहुत क्लोज करके कर देती हैं। ओके। एयर ब्रश साथ ही इसके बिल्कुल ड्राई हो जाता है, आपकी स्किन बहुत रिलैक्स फील करती है। तो हम एयर ब्रश के जरिए इसको पेनिट्रेट कर देते हैं फिक्सिंग स्प्रे को। लिपस्टिक कलर आपने बड़ा ज़बरदस्त लगाया है, सो मुझे बताएं कि कलर्स कौन से होनी चाहिए, लाइट टोन में ही आपको जाने? बिल्कुल, जब आपके ड्रेस का कलर डार्क हो तो आपको लिपस्टिक लाइट ही रखनी चाहिए, क्योंकि वो फिर अगर आप लिप्स भी डार्क कर लेंगे, ड्रेस भी डार्क होगा तो बहुत एक शार्प लुक आ जाएगी, वो भी समर में। चलें जी, वो जो परफेक्ट लुक आपको चाहिए थी वो हमारा ने दिखा दी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमने आपको नो मेकअप लुक और समर लुक दिखा दी, और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपकी थोड़ी सी जो है आपको टिप्स मिल जाए अगर आप कहीं जा रही हैं। सो आपकी स्किन टाइप के मुताबिक, स्किन टोन के मुताबिक जो चीज़ें आप करेंगी वो आपको अच्छी भी लगेंगी। अगर आप इससे हटकर कुछ करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर आपका मेकअप ख़राब भी हो जाता है और उस तरह से आपके लुक्स पे नहीं आती हैं। वेदर कंडीशन जो है वो देखना, उनको समझना और अपनी स्किन टाइप को समझना जो है वो एक बुनियादी असूल है अगर आप अच्छा दिखना चाह रहे हैं। सो ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखिए। और इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त दिखे तो आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। पानी फोकस होना चाहिए, मैक्सिमम पानी का इंटेक रखेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी और बहुत सारे मसाइल पानी की कमी जो है वो दूर कर देती है। सेकेंडली, हमें वाइंड अप की तरफ जाना है। सो जो लोग चाहते हैं कि वो प्रोग्राम का हिस्सा बने, उनकी बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएं। स्क्रीन पर नंबर है आपके सामने, इस नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
हमें अपनी पिक्चर्स और अपना नाम व्हाट्सएप करें। अगर कोई आप में टैलेंट है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। सो हम आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और आपको आपके टैलेंट को तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।